वर्क ऑफ अ बॉडी इज नोन एज पावर। किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की सलाहियत विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की सलाहियत विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की सलाहियत विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास कहलाती है पावर। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो वर्क डन कितने टाइम में कर रहा है, उसकी काम करने की जो सलाहियत होती है वो आपके पास पावर कहलाती है, उसको पावर का नाम देते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपके पास काम करने की सलाहियत होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमारे पास कहलाती है पावर। पावर बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। आपको अच्छे से अंदाजा है कि मैंने कभी क्लास में पढ़ाया था कि जब जब आपके पास जो होती है बेसिकली जब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया जाता है, तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वर्क डन होता है उसको हम पावर का नाम देते हैं, पावर कहलाता है। तो पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ वर्क डन। पावर आपके पास कहलाता है रेट ऑफ वर्क डन। बॉडी आपके पास जो भी वर्क कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं क्या, पावर। अब वर्क अगर आपके पास किया जाता है, ठीक है, तो वो आपके पास उसमें कोई ना कोई एनर्जी बन के स्टोर होता है, इसलिए पावर को वर्क अपॉन टाइम भी कह सकते हैं और एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। अगर वर्क सिंपल एफ इंटू एस है तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस अपॉन टी। अगर वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है विच इज एम जी एच, तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्या, एम जी एच अपॉन टी। तो आपके पास यहाँ पे जो वर्क है ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने 2 मीटर की हाइट के ऊपर रेस किया है और उसको रेस करने के अंदर आपको टाइम लगा 2 सेकंड, तो आप बताइए कि इस ऑब्जेक्ट की पावर कितनी होगी। तो आपको पता है कि आप ऑब्जेक्ट को रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं। लिफ्ट कर रहे हैं तो जो भी वर्क डन होगा वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, एम जी एच। तो इसका मतलब वहाँ पे पावर बन जाएगी आपकी एम जी एच अपॉन टी। तो इसी में याद रखिएगा जो पावर होती है वो रेट ऑफ वर्क डन कहलाती है और उसको हम रेट ऑफ वर्क डन का नाम दे रहे होते हैं। आपके पास पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो पावर को हम कहते हैं कि पावर इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी आपके पास कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पास पावर का जो एस आई यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेकेंड विच इज इक्विवेलेंट टू वॉट। पावर का एस आई यूनिट जूल पर सेकेंड होता है विच इज इक्विवेलेंट टू वॉट। वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड जूल पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू वॉट। जूल पर सेकेंड आपके पास वॉट के बराबर होता है, तो पावर का ऐसा यूनिट आपके पास वॉट होता है। आपको पावर के बारे में 2-3 बातें और पता होनी चाहिए। पावर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि पावर की भी हमने बात करी ऐसा यूनिट की, तो पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, वॉट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे 1 वॉट की तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट पे 1 जूल का वर्क हो इन 1 सेकेंड, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 जूल का वर्क हो इन 1 सेकेंड तो हम ये कहते हैं कि आपके पास इसकी जो पावर है वो 1 वॉट के बराबर आई। तो when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर विल बी 1 वॉट। तो अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में होगा तो इसका मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट पे लगने वाली पावर 1 वॉट के बराबर आएगी, तो उसको हम 1 वॉट का नाम दे रहे होते हैं। अब अगर आपसे यहाँ पे बात की जाए फॉर एग्जांपल पावर के दूसरे यूनिट्स की, तो हम जानते हैं कि अनदर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर, उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। पावर का एक और यूनिट होता है जो आपके पास हॉर्स पावर कहलाता है, और आप जानते हैं कि पावर का यूनिट ये हॉर्स पावर है, और अगर आपके पास पावर का यूनिट ये हॉर्स पावर है तो इस तरह हमारे पास जो एनर्जी था उसके यूनिट थे जूल्स, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, यही थे।
इनके बीच में रिलेशन था, किलोवाट आवर, इन सब के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो इसी तरह आपके पास वॉट और हॉर्स पावर में भी रिलेशन है। आपके पास 1 हॉर्स पावर में पाए जाते हैं 746 वाट्स, 1 हॉर्स पावर में पाए जाते हैं 746 वाट्स। और इसी तरह 1 हॉर्स पावर 550 पाउंड फिट पर सेकंड के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड फिट पर सेकंड। ये दोनों पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड फिट पर सेकंड। व्हाट डू आई मीन बाय दिस एंड फ्रॉम वेयर आई गेट दिस? याद रखिएगा, अगर हम एफपीएस सिस्टम मेजर करते हैं, एफपीएस सिस्टम जिसे हम कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, तो पावर बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास वर्क की जगह आ गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ गया टाइम। अब आपके पास एफपीएस सिस्टम में जो फोर्स होती है ना वो मेजर होती है पाउंड में, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो मेजर होता है फीट में, और जो टाइम होता है मेजर होता है सेकंड में। तो पावर का यूनिट बना पाउंड फीट पर सेकंड। एफपीएस सिस्टम में पावर का यूनिट बना पाउंड फीट पर सेकंड, उसको हमने पाउंड फीट पर सेकंड का नाम दिया, ठीक है। और मैंने आपसे यहाँ पे क्या बात बोली कि आपके पास पावर का जो दूसरा यूनिट है, एक हमारे पास कहलाता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का वॉट के साथ रिलेशन है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। हॉर्स पावर बड़ा यूनिट है, आपको नजर आ रहा होगा। जब 746 वॉट मिलते हैं तो तब जाके जब 746 वॉट मिलते हैं तब जाके 1 हॉर्स पावर बनता है। इसी तरह एफपीएस सिस्टम में जो पावर का यूनिट होता है वो हमारे पास कहलाता है क्या? पाउंड फीट पर सेकेंड। और 1 हॉर्स पावर में 550 पाउंड फीट पर सेकेंड पाए जा रहे होते हैं। अब आपके पास फर्ज करनी है कि हॉर्स पावर में पावर निकालने को आ जाती है, तो आप अगर वॉट वाली पावर दी होगी तो उसको आप 746 से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हॉर्स पावर में आ जाएगा। वॉट वाली पावर को 746 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हॉर्स पावर में आ जाता है। इसी तरह अगर आपके पास पावर हो पाउंड फीट पर सेकंड में और उसको आप 550 से डिवाइड करेंगे, तब आपके पास आंसर आएगा हॉर्स पावर में। तो अगर वॉट वाली पावर होती है तो उसको 746 से डिवाइड करते हैं ताकि हॉर्स पावर में आंसर आ जाए, और अगर पाउंड फीट पर सेकंड वाली पावर होती है तो उसको 550 से डिवाइड करते हैं ताकि हॉर्स पावर में आंसर आ जाए। तो there is a need to know the calculation about it. Whenever you need to calculate horse power, then you must divide the watt power by 746, and when you are given a power in pound feet per second, then you must divide it by 550 so that you may have its horse power, आपके पास उसकी horse power निकल कर आ जाए। अब इस तरीके से अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि आपके पास जो पावर है that is the dot product of force and velocity। पावर आपके पास जो होती है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। जब जब हमें फोर्स दी हुई हो वेलोसिटी दी हो, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें रिजल्ट में मिल जाएगी पावर। जब भी हमें फोर्स दी हुई हो और वेलोसिटी दी हुई हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें मिल जाएगी पावर। पावर बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर बराबर होती है वर्क डन अपॉन टाइम के। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वर्क है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपके पास यहाँ पे ये जो वर्क है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो आपके पास पावर में जो वर्क आ रहा है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इनटू एस, और नीचे लिखा हुआ आपके पास टी। एफ को आप ऐसे ही रख दें और एस अपॉन टी को ऐसे कर दें। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप जानते हैं किसके बराबर होता है? वेलोसिटी। तो इसका मतलब आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जगह जो चीज आया हमारे पास वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो आपके पास यहाँ पे पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब जब इनको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा एफ वी कॉस थीटा, क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट खुलता है दोनों का मैग्नीट्यूड आता है और उनके बीच में बनने वाले एंगल का कॉस। जिस तरह एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा के बराबर था, उस तरह एफ डॉट वी एफ वी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो वेन एवर यू आर गिवन अ फोर्स, वेन एवर यू आर गिवन अ वेलोसिटी एंड देयर इज अ नीड टू फाइंड अ पावर, देन यू मस्ट टेक इट्स डॉट प्रोडक्ट। आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। हम लोग वो लोग हैं नॉर्मली जो सिर्फ स्टार्टिंग की बातों पे ट्रस्ट करते हैं और उसके अलावा हम बातों पे ट्रस्ट नहीं करते। हमें जो पावर का फॉर्मूला याद होता है वो याद होता है हमें वर्क डन अपॉन टाइम।
हमें फॉर्मूला याद होता है Fs/T, क्योंकि ये फॉर्मूले हमारी प्रैक्टिस लेवल पे आज तक नहीं आए, तो इसीलिए हमारी जो नॉलेज होती है ना वो एट द 11th आवर इन फॉर्मूले में चूक जाती है और फिर हमें फॉर्मूले याद भी नहीं आ रहे होते। तो याद रखिएगा, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है, तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास एक बात हुई छोटी सी जो हमने पावर के बारे में बात करी। मैं मीटिंग से साइन आउट होकर साइन इन हो रहा हूँ क्योंकि आईपैड का नीचे वाला हिस्सा मेरा वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो आई जस्ट कम। ओके, फाइन। तो वो हमारे पास बात थी किसकी, पावर की, जो हमने पावर के बारे में डिस्कशंस करी उनकी बात आ रही। ठीक है, अब आपके पास एक चीज आती है, इसका नाम है वर्क एनर्जी इक्वेशन। टॉपिक आपके पास जो बनता है वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन इज नथिंग बट द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। ये आपके पास बेसिकली इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज है। वर्क एनर्जी इक्वेशन इज नथिंग बट द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के तौर पे दिया जाता है। फर्ज करने कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब आप लोगों को मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो मैं कल पढ़ा चुका हूँ। देयर इज नथिंग टू डू एट ऑल। आपके पास यहाँ पे फर्ज करने की एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास कितनी है, h, और ये ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ फॉल करना। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अलाउ करूंगा फॉल करना, तो मैंने माना हुआ है कि यहाँ पे अभी किसी किस्म की जो एयर फ्रिक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब यहाँ पे किसी किस्म की कोई एयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब मुझे एयर फ्रिक्शन को आपके पास अपने रिकॉर्ड में या अपनी इक्वेशन में शामिल भी नहीं करना। तो जब ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे की जानिब जाएगा, तो जब ये नीचे की जानिब जाएगा इसकी हाइट कम होगी। हाइट कम होने का मतलब ये है कि इसका आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और जब ये आपके पास नीचे जाएगा तो ग्रेजुअली इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट के ऊपर जब बात की जाएगी तो लॉस इन पीई will be equal to gain in K. Loss in PE will be equal to gain in K. पोटेंशियल एनर्जी में जो भी लॉस आता है वो काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। ठीक है, यहाँ से आप आसानी ये निकाल सकते हैं जब एक ऑब्जेक्ट नीचे ड्रॉप हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, कि वो किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है। मास से मास आप कैंसिल कर दें अगर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2gh और यहाँ जाएगा v²। तो अगर रूट ले लें तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू √2gh। ये फॉर्मूला आपके पास लगता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जब ये ग्राउंड पे हिट करता है। और ये मैंने कोई नई चीज़ नहीं करी है। दिस इज नॉट द समथिंग विच आई हैव डन अ न्यू। ये आपको वही रिजल्ट दे रहा है जो ये इक्वेशन देती है, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ये आपके पास वही इक्वेशन दे रही है, रिजल्ट दे रहा है जो इक्वेशन देती है 2as बराबर है vf² माइनस vi²। क्योंकि जब बॉडी यहाँ से नीचे आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, तो खाली vf² बच रहा है 2as के बराबर। रूट ले लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, और रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा v इज इक्वल टू √2gh के बराबर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा है चीज़ कि आपके पास यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा और आपको सिंपल हाइट दी हुई हो और आपको बताया जाए कि आप ये बताएं कि आपके पास किस वेलोसिटी से नीचे आके हिट करेगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वहाँ पे v इज इक्वल टू √2gh। तो उस सूरत में ये होगा कि आप आसानी इसकी वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। तो अभी आपके पास क्या था, जब ये ऑब्जेक्ट एयर फ्रिक्शन की एब्सेंस में नीचे आ रहा था, जब ये ऑब्जेक्ट एयर फ्रिक्शन की एब्सेंस में नीचे आ रहा था, तो उस सूरत में
लॉस इन पीई गेन इन केई के बराबर था और mgh would become equal to half mv square। अब फर्ज कर लें कि आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। अब जब भी आपका ऑब्जेक्ट नीचे आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, तो आपके पास अब इक्वेशन बनेगी लॉस इन पीई इज इक्वल टू गेन इन केई प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। लॉस इन पीई इज इक्वल टू गेन इन केई प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी लॉस आएगा वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और उसका कुछ हिस्सा एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में यूटिलाइज होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अब एयर फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही है, तो उसको जब ये ऑब्जेक्ट नीचे ड्रॉप होगा तो आपके पास कुछ हिस्सा एयर फ्रिक्शन के ऊपर करने में भी यूटिलाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल्स थी तो मुझे इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी 4.8 जूल्स मिलेगी। तो इसका मतलब जो 0.2 जूल्स की एनर्जी आपके पास नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो कन्वर्ट हो रही है वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन में। तो इसीलिए तो यहाँ पे हमने शामिल किया है वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। लाइक व्हेनेवर अ बॉडी इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम आइदर टॉप टू अप और अप टू टॉप, सॉरी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो टॉप टू अप तो सेम हो गया ना। तो आपके पास होगा क्या कि जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो नीचे जाने के नतीजे में अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट ऑल ऑफ इट्स विल नॉट बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज सम पार्ट ऑफ इट यूटिलाइज टू डू वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। वो आपके पास एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में यूटिलाइज होगा। इस इक्वेशन को हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास एयर फ्रिक्शन का तस्करा हो। नॉर्मली इस इक्वेशन को याद रखिएगा, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ चैप्टर नंबर 7 कि आपके पास mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड दिस आल्सो ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि आपके पास जितनी एक एनर्जी लूज होती है उतना ही एक एनर्जी गेन होती है और हर पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास बिल्कुल सेम रहती है, उससे आपके पास टोटल एनर्जी कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जरा आइए एक न्यूमेरिकल के ऊपर और मैं देखता हूँ कि वो न्यूमेरिकल मुझे जल्दी जल्दी कौन सॉल्व करके देता है। जल्दी जल्दी का मतलब है कि लाइक आपके ऊपर बस बर्डन है, आप समझने कि आपने वो 1 मिनट में सॉल्व करना है, आप समझने कि बस वो आपने 1 मिनट में सॉल्व करना है एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक मोर देन 1 मिनट टू सॉल्व इट। आपको उसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम रिक्वायर्ड ना हो। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में सारे कराता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें वो आपको आसान चीज़ देना, अगर घुमाएगा तो न्यूमेरिकल में घुमाएगा, थ्योरी में नहीं घुमाएगा। चैप्टर जो इजी होगा ना वो न्यूमेरिकल में घूमेगा, ध्यान में रखिएगा। जो मुश्किल होगा वो थ्योरेटिकली घुमाएगा नॉर्मली, जो इजी चैप्टर होगा उसमें न्यूमेरिकल में घुमाएगा ताकि बच्चा सोचे और टाइम ज्यादा लगे। आपके पास है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg initially at rest is moved by horizontal force of 2 Newton on the smooth horizontal surface. The work done by a force in 10 seconds is the work done by a force in 10 seconds is वर्क डन निकालना है। एंगल कोई ना हो तो फॉर्मूला सिंपल लगता है, W इज इक्वल टू एफ एस। एंगल कोई ना हो तो फॉर्मूला सिंपली लग जाता है हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ एस। क्या बोल रहे हैं, पढ़िए जरा। A body of mass 5 kg initially at rest is moved by a horizontal force of 2 Newton। मूव हो रहा है, मूव होने का मतलब मोशन है,
तो जब बॉडी मोशन करती है तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के भी एक तरह से बराबर होता है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है क्या काइनेटिक एनर्जी के सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है या नहीं गिवन। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और मुझे दूर दूर तक यहाँ इस न्यूमेरिकल में वेलोसिटी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही, ठीक है। इनिशियली तो पता है इसको छोड़ दो तो जीरो है ना, अब तो मूव कर रहा है, अब तो वो वेलोसिटी आएगी जो 10 सेकंड पर होगी, तो यहाँ पे मुझे 10 सेकंड वाली वेलोसिटी तो पता है ही नहीं, और मुझे फिर भी बजे के वर्क डन निकालना है। ऑप्शन ए क्या है इसका, ऑप्शन ए है 40 जूल्स, ऑप्शन बी है 60 जूल्स, ऑप्शन सी है 70 जूल्स और ऑप्शन डी है 80 जूल्स। तो किस तरीके से वर्क डन निकलेगा, ऐसा क्या होगा जिससे हम इसका वर्क डन आसानी निकाल लें और हमारे पास इसका आंसर आ जाए। सबसे पहले तो मैंने एक काम ये किया कि मैंने आपके पास यहाँ पे एक चीज़ देखी कि यहाँ पे मुझे मास दिया हुआ है, मुझे आपके पास फोर्स दी हुई, तो मैंने सबसे पहले F इक्वल्स टू एम ए लगा दिया, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम कर दिया। फोर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास दी हुई 2, मास की वैल्यू दी हुई 5, तो एक्सेलरेशन मैंने कर लिया 2/5। ये मेरे पास आ गई सबसे पहले एक्सेलरेशन। चलिए भाई एक बात तय हो गई कि मुझे एक्सेलरेशन मिल गई। अब मेरे पास यहाँ पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरे पास ये हाफ एज इट इज आ गया, एक्सेलरेशन आ गई है 2/5, मैंने ऐसी लिख दी, और टी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ गया। ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बच गया 1/5 और साथ में आ गया 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू उठाते हैं, यहाँ पुट करते हैं। फोर्स कितनी दी हुई 2, तो फोर्स की जगह पे आ गया 2, चेक करें फोर्स 2 आ गया। फिर इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 1/5 और साथ में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है कितना 100, तो मेरे पास ये बन गया 5 1 5, 5 2 10, और यहाँ पर आ गया 0, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो वर्क आ गया कितना 40 जूल्स, तो इसका मतलब वर्क 40 जूल्स आ गया। अगर आपके जहन में कोई और टेक्निक हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बने एंड यू विल यूज़ द सेम टेक्निक एज आई एम यूजिंग। आपके जहन में कोई और टेक्निक हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जितने फार्मूले हैं यू हैव टू प्ले विद देम, आपको उनके साथ खेलना होगा। आप कैसे खेलते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मैंने खेला, बस मैंने देखा कि मुझे मास पता है, मुझे फोर्स पता है, मैंने एक्सेलरेशन निकाला। वर्क में क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकाला हुआ मुझे काम आया, और जब एक्सेलरेशन निकाला मुझे काम आया मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। जब मैंने डिस्टेंस निकाल लिया तो फोर्स मुझे पता थी, मैंने दोनों का प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट करने के नतीजे में मुझे आपके पास उसका वर्क मिल गया, और वर्क मेरे पास जो बराबर आया उसका किसके बराबर आया 40 जूल्स के, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is pulled on a frictionless floor by a force of 210 Newton directed at 30° with horizontal. If the block moves 3 meter, find work done by applied force. If the block moves 3 meter, then find the work done by applied force. Option A, under root 3 Newton. Option B, 315 Newton. Option C, 315 under root 3 Newton. Option D, 0. ये आपके पास है एक क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। निकालना है क्या बेटा, वर्क, एंगल दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाते हैं, W is equals to Fs cos theta. What I told you,
सम थिंग्स आर गिवन एडिशनली, तो ये मास बिल्कुल एडिशनल है। देयर इज नथिंग टू यूज, आपके पास सिंपली वर्क डन निकालना है। फोर्स आपको दी हुए, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है, अप्लाई कर दें। तो फोर्स की जगह पे आ गया 210, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ गया 3, कॉस थीटा का मतलब हमारे पास होता है कॉस 30, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 3, और साथ में हमारे पास यहाँ पर cos 30 इज इक्वल टू sin 60, दैट मीन्स अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 के बराबर होता है। 2 से 210 को कैंसिल किया, 200 का आधा होता है 100, तो 210 का आधा होगा 105, तो यहाँ पे आ गया 105, 105। 105 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया 1 + 0 1, और 3 1 ज़ा 3, तो आंसर आ गया 315, साथ में लिखा हुआ है अंडर रूट 3 न्यूटन। सॉरी मैंने न्यूटन लिखा हुआ है, माय मिस्टेक, दिस विल बी वर्क, तो इट इज जूल्स। तो ये आपके पास वर्क बराबर आ गया 315 अंडर रूट 3 जूल्स के। तो ये आपको यहाँ पे मिली वर्क की वैल्यू जो 315 अंडर रूट 3 जूल्स के बराबर आई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वर्क डन मिला 315 अंडर रूट 3 जूल्स। आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे बढ़ाते हैं बात को। क्या लिखा हुआ है, a force of 3i cap plus 2j cap plus 4k cap gives a particle a displacement of 2i cap minus 3j cap plus 5k cap, और आपको निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, अब एक चीज़ बता रहा हूँ, सुन लें। जिन बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा था मुझसे वो भी सुन लें, और जो पढ़ चुके वो भी सुन लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा सब सुन लें। डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के 1 के बराबर होता है, जबकि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 के बराबर होता है। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सिमिलर्स का लेते हैं। किसका लेते हैं? सिमिलर्स का। आई टू आई, जे टू जे, के टू के, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। और डिसिमिलर का आई जे के आई एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए whenever you are supposed to multiply two vectors under a dot product, then you will multiply I to I, J to J and K to K. That's it. And now you will find its result. तो ऑप्शन ए आपके पास जो आ रहा है 10 जूल्स, ऑप्शन बी 20 जूल्स, ऑप्शन सी 30 जूल्स, और ऑप्शन डी है 40 जूल्स। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, वर्क निकालना है। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू एस। तो एफ की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 4k डॉट, उसके बाद एस की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस 5k। सबसे पहले हमें करना है आई टू आई। यहाँ देखें आई टू आई, 3 2 ज़ा 6, आई डॉट आई कितना होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइंस साइंस साइंस, प्लस माइनस 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 आ गया, और फिर ये 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6, जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे आ गया 20, प्लस के 6 से माइनस का 6 क्या हुआ? कैंसिल। तो जब प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हुआ तो वर्क का आंसर आया 20 जूल्स। ये आपको मिली वर्क की वैल्यू जो आपके पास 20 जूल्स के बराबर आई। तो वर्क का आंसर हमें 20 जूल्स के बराबर मिला, जो हमारे पास 20 जूल्स के बराबर आया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलें भाई, अब एक चीज नोट कर लें, आगे भी बता दूंगा या वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ। कुछ चीजें अगर वक्त से पहले समझ लें तो क्या बुराई है। जो चीजें वक्त से पहले समझ जाती हैं लोग, उनकी बात ही कुछ और होती है। तो जरा अब एक चीज नोट कर लें, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है,
जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, अगर ये ए है और अगर बी है, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके अंडर रूट में स्क्वायर के सम के बराबर होता है। नोट कर लें, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। चलें, हो गई बात। अब लिखिए न्यूमेरिकल। A body of mass 2 kg a body of mass 2 kg initially at rest is acted upon simultaneously by two forces. One of 4 Newton and other of 3 Newton acting at right angle to each other. Acting at right angle to each other. The kinetic energy after 20 seconds will be. The kinetic energy after 20 seconds will be part A 25 joules, part B 250 joules, part C 2500 joules, part D 205 joules. Kinetic energy after 20 seconds will be. आपको बताना है kinetic energy जो है वो क्या होगी 20 seconds के बाद। ठीक है, चलें भाई। सबसे पहले तो एक चीज देखें, मास दिया हुआ है, ठीक है, एक बात तय हो गई कि वी आर गिवन अ मास। हमें इन्होंने मास की वैल्यू प्रोवाइड की है और आपके पास कितनी है 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। वी आई हो गई 0 is acted upon by two forces, one of 4 Newton, other of 3 Newton. एक ही बॉडी पे दो फोर्स लगनी है। मुझे ना 3 से कंसर्न है, मुझे ना 4 से कंसर्न है, मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए। दोनों किस पे एक्ट कर रही है? राइट एंगल। तो रिजल्टेंट निकाल लें। रिजल्टेंट होगा आपके पास अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25। तो फोर्स की वैल्यू मुझे मिल गई 5 न्यूटन। अंडर रूट 25 जब बाहर आएगा तो 5 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। फोर्स पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन निकालने a इज इक्वल टू f अपॉन m। हाथ क्या, तो एक्सेलरेशन पता चल गया 5 अपॉन 2 के बराबर। फोर्स पता था, मास पता था, तो एक्सेलरेशन आ गया इज इक्वल टू f अपॉन m। तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गई 5 अपॉन 2 के बराबर। आपके पास बढ़े आगे, क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आफ्टर 20 सेकेंड्स। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आफ्टर 20 सेकेंड्स। टाइम की जो वैल्यू है वो आपको इन्होंने दी हुई कितनी? 20 सेकेंड्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। मसला बचता है आपके पास वेलोसिटी का, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आप वेलोसिटी बआसानी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपको पता चल चुका है और इसके साथ साथ टाइम की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई। तो आप बआसानी इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि 20 सेकंड में इसकी कितनी वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही थी। तो आपके पास फार्मूला होता है वेलोसिटी निकालने का डायरेक्ट, Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको मैं v कह देता हूँ तो वी आई हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन कितनी थी? एक्सेलरेशन थी 5 अपॉन 2, तो एक्सेलरेशन आ गई 5 अपॉन 2। और टाइम कितना है?
टाइम 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 क्या दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे आ गया 20, 2 1 से 2 10 से 20, 5 10 से 50, वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेक कर रहे हैं आप लोग, निकालनी आसान चीज़ है, खुश हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने को, खुश हो गए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लवाजमात देखना है क्या करने पड़ रहे हैं, लवाजमात चेक करें, पहले ये लवाजमात करें, फिर एक्सलेशन निकला। मैं ये नहीं कह रहा कि और तरीकों से नहीं हो सकता, आप और तरीकों से करना चाहें, जिससे सही लॉजिक लगाना चाहें आप लगाएं। और मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर अप्लाई किया, हाफ एज आ गया। मास गालिबन मुझे दिया हुआ था, और मास मुझे कितना दिया हुआ है, पीछे जाना पड़ता है तो बार बार, मास की वैल्यू दी हुई 2, यहाँ पे आ गया 2, और वी स्क्वायर का मतलब 50 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 2500 जूल्स। तो आपके पास मास की जगह पे आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, v का मतलब है 50, तो आपके पास 50 का स्क्वायर जो होता है वो 2500 जूल्स के बराबर होता है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई कितनी, 2500 जूल्स, ये आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट वन मोर न्यूमेरिकल। चलें भाई, आंसर हमने लिख लिया इसका, आंसर आया हमारे पास इसका 2500 जूल्स। आगे बढ़ते हैं। A bullet of mass 10 gram strikes a fixed target and penetrates 8 centimeter into it. If the resistance offered by the target to the bullet is 100 Newton, the velocity with which the bullet hits the target is option A 10 meter per second, option B 30 meter per second, option C 40 meter per second, option D 50 meter per second. ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको कल की क्लास में दी थी कि चलती हुई बुलेट आती है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर घुस जाती है, और जब ऑब्जेक्ट के अंदर वो घुसती है तो घुसने के बाद वो आ जाती है रेस्ट में। तो आपको ये बताना है कि आपके पास उसने टारगेट को किस स्पीड से हिट किया था। चले भाई, एक बात बताइए, आपके पास ये जो बेसिकली बुलेट है, ये बुलेट जो आपके पास आ रही है ये चलती हुई आ रही है और ये टारगेट के अंदर एंटर हो रही है, इसका मतलब बुलेट इज फाउंड इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ F/S इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कल पढ़ाया था ये मैंने, सब पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाई इसमें जाती है। अगर मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर के न्यूमेरिकल कराना शुरू करवा दूँ ना और थ्योरी का इंट्रोडक्शन ना दूँ तो आपकी मेरी ज़िंदगी मसले में पड़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक बुलेट है और वो बुलेट आपके पास मूव कर रही है, टारगेट के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, आपने उसके ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करी 100 न्यूटन, आपको बताना है कि उसने उससे कितनी स्पीड पे जाके हिट किया था। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली मोशन से किस में आ रहा है, रेस्ट। अगर आपके पास वो एक्चुअली मोशन से रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब जो भी वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर को एफ एस से इक्वेट कर दिया, और आपको ये वाली वेलोसिटी मालूम करनी है, तो आपके पास वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। अब जरा ये इसके ऊपर काम करते हैं। आपके पास सबसे पहले फोर्स हमें दी हुई है, फोर्स दी हुई 100 न्यूटन, हमने रख दिया फोर्स की जगह पे 100। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में काम नहीं करते हैं, मीटर में काम करते हैं।
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने इसको 100 से कर दिया डिवाइड। फिर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है हाफ, तो हमारे पास हाफ आ गया। मास दिया हुआ है 10 ग्राम, हम ग्राम में काम नहीं करते, हम किलोग्राम में काम करते हैं, तो इसको हमने 1000 से कर दिया डिवाइड। और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है वी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी स्क्वायर। इन दोनों की कन्वर्जन मस्ट है, ये ग्राम में था, सॉरी सेंटीमीटर में था और ये ग्राम में था। तो अगर आपने कन्वर्जन नहीं करी क्योंकि आप फोर्स न्यूटन में मेजर कर रहे हैं, तो ऑल यूनिट्स मस्ट बी एसआई। तो आपके पास ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपने 100 से डिवाइड किया। 100 ये क्या हो गया, कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा 8, ये 2 और 100 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दोनों वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और ये सब कुछ बराबर आए किसके, बी स्क्वायर। 8 2 16 होता है और 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1600, और यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे इसका रूट ले लिया, रूट लेने के नतीजे में आपको जो वेलोसिटी मिली वो मिली 40 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। तो 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1600 आपके पास जो होगा वो बेसिकली आपके पास होगा किसके बराबर, 40 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो आपको रूट लेने के बाद v की वैल्यू जो मिली है 40 मीटर पर सेकंड के बराबर आई। यहाँ से आपको पता चल गई इसकी वेलोसिटी। आइए बढ़ते हैं आगे। A child on a swing is 1 meter above the ground at lowest position and 6 meter above the ground at the highest position. And 6 meter above the ground at the highest position. The horizontal speed of the child at the lowest position of the swing is approximately option A 8 meter per second, option B 10 meter per second, option C 12 meter per second, option D 14 meter per second. ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। चलिए भाई, तस्करा किसका है, स्विंग का। स्विंग का मतलब होता है झूला। यहाँ देखें, ये ग्राउंड है, ये झूला है, और ये झूले के अंदर मौजूद है एक बच्चा। A child on a swing is 1 meter above the ground at lowest position. लोएस्ट पोजीशन हो गई 1 मीटर, ठीक है, एंड 6 मीटर अबव द ग्राउंड एट हाईएस्ट पोजीशन। और जब ये ऐसे आया तो 6 मीटर हो गई आपके पास हाईएस्ट पोजीशन। अब जब ये यहाँ से लिसन यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो जब यहाँ से आएगा इसकी हाइट हो जाएगी 5 मीटर। आप जानते हैं कि इस पॉइंट में तो रेस्ट में होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0।
और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन मीन पोजीशन ही होगी। अब जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसकी सारी वेलोसिटी बढ़ेगी और जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। इज इट? तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना है, क्योंकि लॉस इन पीई विल बी इक्वल टू गेन इन के। तो आपके पास mgh विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम, तो इसलिए mgh बराबर हुआ हाफ एम वी स्क्वायर के। मास दिया होता तब भी फर्क नहीं पड़ता, मास नहीं दिया हुआ तब भी फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली उससे क्या हो जाना है, कैंसिल। तो हमारे पास g इंटू एच इंटू टू, टू जी एच इज इक्वल टू वॉट, वी स्क्वायर। तो आपके पास वी स्क्वायर के बराबर आया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो टू जी को लेट सपोज मैं 10 ले लेता हूँ, हाइट दी हुई आपको कितनी, 5, तो ये वी स्क्वायर हो गया। 5 टू सा हो गया 10, 10 10 सा 100, तो 100 बराबर आ गया वी स्क्वायर के। तो v की वैल्यू बन गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो मेरे पास v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर आई। तो यहाँ पे आपके पास इस बच्चे की जो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी होगी वो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। ठीक है भाई, देख रहे हैं आप लोग, ये न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन दिमाग चलाने की ज़रूरत है। दिमाग क्या चलाना है, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। थ्योरी क्लियर है, जिंदगी आसान है। लेकिन एनर्जी रिक्वायर्ड to accelerate a car from 10 meter per second to 20 meter per second compared to accelerate it from 0 to 10 meter per second is option A twice, option B thrice, option C 4 times, option D same. Energy required to accelerate a car from 10 to 20. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब गाड़ी मोशन में। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब गाड़ी मोशन में है, और जब आपके पास गाड़ी मोशन में है तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आपके पास कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। उसको काइनेटिक एनर्जी का हम नाम देंगे। ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ पे आपको निकालनी है कंपैरिजन, तो कंपैरिजन का मतलब होता है डिवाइड करना। कंपैरिजन शोज डिवीजन, कंपैरिजन मींस डिवीजन, कंपैरिजन का मतलब होता है डिवाइड करना। और क्या लिखा हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 to 20, यानी कि आपको वो एनर्जी चाहिए जो 10 से 20 तक यूटिलाइज हो रही है, और इसको कंपेयर करना है 0 से लेकर 10 तक। तो 10 से 20 तक का मतलब ये निकलेगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखें, हाफ जब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है हाफ एम आ जाता है, और अंदर आ जाता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस तरह निकलती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई स्क्वायर। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, यहाँ स्पीड कितनी थी 10, यहाँ पहुंचा, यहाँ स्पीड कितनी 20, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालें, आप क्या करेंगे, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। हाफ एम कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टली हम कह सकते हैं हाफ एम इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और आपको काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन करने के लिए आपको दोनों की काइनेटिक एनर्जी के चेंज को डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी के चेंज को डिवाइड कर दें और आंसर गेट कर लें कितना आ रहा है। तो फर्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट दिस वन। तो ये बन गया डेल्टा के ई ऑफ ए, लेट्स सपोज पहले वाला ए बॉडी है, दूसरा वाला बी बॉडी है, डिवाइडेड बाय डेल्टा के ई ऑफ बी। कंपैरिजन करना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी।
तो हाफ m, इसकी वेलोसिटी है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, फिर नीचे भी हाफ m, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, हाफ ए से हाफ ए क्या हुआ कैंसिल, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 10 का स्क्वायर होता है 100, और नीचे 10 10 से 100 बचा, जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 400 में से 100 निकाला 300 अपॉन 100, जीरो से जीरो 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 कैंसिल, तो कितने टाइम्स बढ़ेगी 3 टाइम्स, तो आंसर आएगा थ्राइस। कितने टाइम्स बढ़ेगी 3 टाइम्स, तो आंसर आएगा थ्राइस। कंपैरिजन करना था, तो कंपैरिजन का मतलब होता है आपके पास डिवीजन, कंपैरिजन डिवीजन मांगती है, कंपैरिजन का मतलब होता है डिवीजन, कंपैरिजन हमारे पास डिवीजन मांगती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई किसकी, इसके न्यूमेरिकल्स की, जिसकी मुझे प्रैक्टिस आपको करवानी थी, तो मैंने आपको अच्छा खासा न्यूमेरिकल से करवा दी है। आपके पास इसकी एक प्रैक्टिस हो गई। अब आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बचा, उसको देखते हैं, और उसका नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving an object from infinity, the amount of work done in moving an object from infinity to a point in a gravitational field. The amount of work done in moving an object from infinity to a point in a gravitational field is called absolute gravitational potential energy. It's called absolute gravitational potential energy. अल्हम्दुलिल्लाह आप सब वो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, और आप सब ने अगर इसकी डेरिवेशन की हो, और इनफैक्ट आप सब ने इसकी डेरिवेशन करी होगी, तो ये पूरे फर्स्ट ईयर की सबसे बड़ी डेरिवेशन थी। पूरे फर्स्ट ईयर के कोर्स में सबसे बड़ी डेरिवेशन सबसे छोटे चैप्टर में है, इससे बड़ी कोई डेरिवेशन नहीं थी, और वो आपके पास बेसिकली कहलाती थी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट का वर्ड इंडिकेट करता है जीरो को, एब्सोल्यूट का वर्ड इंडिकेट करता है जीरो को। आप जानते हैं कि अगर ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड एक फाइनाइट ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता है, तो इसका मतलब वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो, और ये कहाँ पर होती है, इन्फिनिटी पर, बिकॉज इट इज नो मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। तो आपके पास एक फाइनाइट ग्रेविटेशनल फील्ड है, और आप जानते हैं कि वो मिनिमम वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालती है, उसको हम कहते हैं एस्केपिंग वेलोसिटी। वो एस्केपिंग वेलोसिटी कहलाती है। दिस इज व्हाट यू हैव बीन डन इन चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। वो एस्केपिंग वेलोसिटी कहलाती है। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशन फील्ड या टू मूव आउटसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड, उसको हम कहते हैं एस्केपिंग वेलोसिटी। और आपके पास ये जो अर्थ के अराउंड एक रीजन है, फाइनाइट ग्रेविटेशनल फील्ड है, और अगर एक फाइनाइट ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस रेंज में है, देन इट कैन एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, और अगर वो इसके बाहर है तो वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो जब एक ऑब्जेक्ट आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पे होने का मतलब वहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या बन चुकी है, जीरो। अब हम लोग कौन है, हम वो लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिंदगी में मेरा याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी बच्चे को डिमोटिवेट किया हो, हमेशा हर बच्चे को मैंने मोटिवेट किया। तो अगर एक चीज़ जीरो है, तो मैं नहीं चाहता वो जीरो रहे, मैं चाहता हूँ अपने आप को अपग्रेड करे। तो इसका मतलब मुझे इसको कुछ भी करके, चाहे मैं अपनी बातों से इसको मनाऊँ, चाहे मैं इसको अपने एक्शन से मनाऊँ, मैं कुछ भी करके इसको जीरो से एक अच्छी तरफ लेकर आऊँ।
तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 हो रही है तो इसका मतलब आई वांट टू गेट बैक इट्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मैं इसको वापस ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ लाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ लाऊंगा तो इसके ऊपर मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन जो इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए मैं इसके ऊपर करूँगा वो आपके पास कहलाएगी क्या, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बल्कि ये आपके पास दो पॉइंट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। बल्कि ये दो पॉइंट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। एक वो पॉइंट जो इन्फिनिटी पर होता है और एक वो पॉइंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है। एक वो पॉइंट जो इन्फिनिटी पर है और एक वो पॉइंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अब आपके पास यहाँ पे अगर ये अर्थ है, ठीक है, और अगर मैं अर्थ के अब जितने भी पॉइंट्स हैं ना अर्थ के अराउंड 1 2 3 4 5 6 7, हर एक पॉइंट का अपना पोटेंशियल है। 10 बार ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हर एक पॉइंट का एक अपना पोटेंशियल है। हर पॉइंट का पोटेंशियल कौन डिटरमाइन करता है? मास। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिटरमाइन करता है मास। जिसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिटरमाइन करता है टेस्ट चार्ज। इसी तरह यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड में हर पॉइंट का पोटेंशियल डिटरमाइन करता है मास। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अर्थ है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे अर्थ पे बेशुमार पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ, अब मैं आपके सामने नहीं हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये भी एक पॉइंट है आपके सामने, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, बेशुमार पॉइंट्स हैं एंड एवरी पॉइंट हैज सम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। खाली खाली चीज़ों के साथ नहीं खेलते, चीज़ों के अंदर जब कुछ मौजूद हो तो उनके साथ खेला जाता है। तो इसी तरह जब इस पॉइंट पे एक मास होगा तो उसके साथ खेला जाएगा। तो इसी तरह याद रखिएगा, जब तक आप एक पॉइंट के ऊपर मास नहीं रखेंगे उस वक्त तक आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते। तो याद रखिएगा, अगर आपको इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है या इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल मालूम करना है तो यहाँ पर आपके पास मास का होना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं ना अर्थ के अराउंड, जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपके पास अर्थ के अराउंड, स्लाइड्स फिल हो चुकी हैं, मैं सेव करके इसको चेंज कर रहा हूँ। जितने भी पॉइंट्स हैं ना आपके पास अर्थ के अराउंड, उन सब का अपना कोई ना कोई आपके पास क्या है? पोटेंशियल। और उन सब पॉइंट्स की कोई ना कोई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। याद रखिएगा, अब मैं आपसे छोटी सी बात बोल रहा हूँ। मैं आपसे कहूँगा बेटा मुझे एक काम करें, मुझे आप इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बता दें एब्सोल्यूट कितनी है। मैं आपसे, मेरी बात दोबारा सुने, मैंने क्या बोला? मैंने कहा बेटा मुझे इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बता दें कितनी है। आप मुझसे बस एक सवाल करेंगे, आप कहेंगे सर आप मुझे ये बता दें इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है। आप मुझसे कहेंगे सर आप मुझे ये बता दें इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है। तो मैं आपको बात समझ बता दूंगा कि इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। मैं कहूँगा कि बेटा मेरा इसका अर्थ के साथ जो सेंटर है वो कितना है? आर। तो अब जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इसका फार्मूला बनेगा, मैं अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, सुनते रहिएगा। वो बनेगा माइनस में G_m_E/r। तो आपके पास इसका जो अब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी का फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपके पास माइनस में G_m_E/r। वो आपके पास इसके बराबर आएगा। यहाँ जो डिस्टेंस आता है ना, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज, यहाँ जो डिस्टेंस आता है ना, दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट। ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ से पॉइंट की तरफ होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी होगी तो आपको उसका एक पॉइंट तलाश करना होगा और उस पॉइंट का डिस्टेंस आपको अर्थ के सेंटर से लेना होगा कि उसका अर्थ के जो सेंटर से वो कितना डिस्टेंस है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, अब मुझे आप इस पॉइंट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताएं, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट का हम डिस्टेंस लेंगे अर्थ के सेंटर से।
तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा r, और दर हकीकत ये r नहीं है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है। दर हकीकत ये r नहीं है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो आपके पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी माइनस में GMEM अपॉन RE। वो आपके पास माइनस में GMEM अपॉन RE के बराबर आएगी। इसको जब हमने ड्राइव किया था आपको याद होगा कि हमने इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किया था, और छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद हमने एक पार्ट का वर्क निकाला था, और हमने कहा था जब हमें एक पार्ट का वर्क मिल जाएगा तो हम सारे वर्क को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। छोटे छोटों में हमने इसको क्यों डिवाइड किया था? छोटे छोटों में हमने इसको इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि ये पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड में था और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे था, और ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो इसका मतलब आपके पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। आपके पास जो मुस्तकिल तौर पे ग्रेविटेशन फोर्स होती है इन दोनों के बीच में वो चेंज होती है, और हमने वर्क निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू FS। तो अगर आपके पास ये फोर्स चेंज हो रही है उसका मतलब हम वर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसका मतलब हम वर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दिस फार्मूला डिमांड्स फोर्स टू बी कांस्टेंट, और ए से लेके बी तक हमारे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स मुस्तकिल तौर पर चेंज हो रही है। तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट का वर्क निकाला था और उसको ऐसा निकाला था जिसको देखकर बाकी के खुद हम बना सके। तो जब उसको बनाने के बाद सिंप्लीफाई किया था तो हमें इक्वेशन मिली थी GPE यानी कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो आपके पास बराबर थी किसके? माइनस में GMEM अपॉन R या माइनस में GMEM अपॉन RE। अब एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब जब जितने भी पॉइंट्स है ना आपकी अर्थ के अराउंड, सबकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनली सबकी है। आप अपने घर में बैठे हुए ना आपकी भी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सबकी है। जितने मासेस हैं, एवरी मास which is found on earth has absolute gravitational potential energy. The thing is that whenever you need to calculate absolute gravitational potential energy of any mass, then you are required to take a distance from that mass to the center of the earth. आपको उस मास का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा कि उस मास का आपके पास अर्थ के सेंटर से जो है वो कितना डिस्टेंस है। अब जो चीज़ आती है वो आती है कि हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पे जो चीज शो करता है वो इंडिकेट करती है बाउंड स्टेट। नेगेटिव साइन इंडिकेट बाउंड स्टेट। देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ, बाउंड स्टेट से क्या मुराद होती है? बाउंडेड स्टेट मतलब अगर कोई आपको बाउंड कर रहा है तो आपके जहन में कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं आएगा, आपके जहन में नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, आप बुरा ही सोचेंगे। किसी ने आपको बिला वजह बाउंड करके रखा हुआ है, लाइक कोई बात भी नहीं कुछ भी नहीं और आपको फिर भी बाउंड कर दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो नेगेटिव साइन एक बाउंड स्टेट को इंडिकेट करती है, क्योंकि आपके पास once a mass is near to a large body, once a mass is near to a large body, it is trapped। वो आपके पास ट्रैप हुआ हुआ है until something can provide enough energy to allow it to escape। जब आपके पास एक बॉडी लार्ज मास के करीब है तो उस लार्ज मास के ग्रेविटेशन इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि उसने बॉडी को ट्रैप कर लिया, एक तरह से बॉडी बाउंड हो गई है। इसका मतलब जब तक आप उसको इनफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे वो वहां से आपके पास मूव नहीं कर सकती। तो ये इस नेगेटिव साइन का बस मकसद है। पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, मैं भी दोबारा स्लाइड पे लगा दूंगा, अजीब हरकतें चल रही होती हैं इसके नेगेटिव साइन को लेकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं कुछ कहते हैं कि हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है क्योंकि पहले हाइट बहुत ज़्यादा थी, फिर जब भी ग्रेविटेशन फील्ड में हाइट कम हो गई तो इसीलिए आपके पास यहाँ माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है हाइट का डिक्रीज होना। हाइट का डिक्रीज होना इंडिकेट कर रहा है आपके पास माइनस साइन का होना। चलिए ये भी मान लूँ कह सकते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल रीज़न है ना वो ये
कि आपके पास ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है बाउंड स्टेट को। आपकी जो दुनिया है ना, अभी फिलहाल हम इसी प्लेनेट पर हैं, तो हम इसी को एक लार्ज बॉडी कंसिडर करेंगे और इसके इफेक्ट्स इतने हाई हैं कि एवरीबॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपके पास एक बार मास जो है वो लार्ज बॉडी के करीब आ जाता है तो ये ट्रैप हो गया है। उस वक्त तक जब तक आप इसको बाहर निकलने के लिए इनफ एनर्जी ना दें। तो माइनस साइन आपका ये बता रहा है कि अर्थ की जानिब जो हर ऑब्जेक्ट है वो आपके पास ट्रैप्ड है। कुछ लोग ये भी रीज़न देते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन आने का मकसद ये है क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और जब हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो इसका मतलब जब हम एनर्जी का डिफरेंस लेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन को इंडिकेट करेगा। जब यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस लेंगे तो एनर्जी का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या पाई जा रही है, 0। तो कुछ भी सोचें, फिलहाल जो मुझे बात बतानी थी जो मैंने आपको बता दी, जो मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, वो ये है कि नेगेटिव साइन आपके पास बाउंड स्टेट को शो करता है। क्योंकि एक बार आपका अगर कोई मास बहुत ज़्यादा मतलब कि एक लार्ज बॉडी के करीब होता है तो इसका मतलब उसको वहाँ से मूव करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इफ़ यू वांट टू मूव इट टुवर्ड्स इन्फिनिटी तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अर्थ इतनी आसानी से उसको मूव करवाने नहीं देगी। हम एक 5 किलो का वज़न उठा रहे होते हैं और हमारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, और अगर हम उसको 5 किलो के वज़न को 10 माले तक लेके चढ़े तो हमारी सांस फूलने लगती है। और फिर वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट टू मूव टू इन्फिनिटी, हम उसको इन्फिनिटी पर लेकर जा रहे हैं। मतलब 5 किलो का वजन 5 माले तक उठाने में हालत खराब होती है, इसका मतलब हम उसको ऊपर तक लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब अर्थ आपको एक तरह से क्या कर दी, बाउंड। तो नेगेटिव साइन आपके पास यही बाउंडिंग इफेक्ट को इसके शो करता है। ये आपके पास थी चैप्टर 7 की बात। अब आपने कुछ टॉपिक्स हैं जो वर्बली खुद डिस्कस करने होंगे इसके, उसको जरा काइंडली नोट कर लें। वो आपके पास है, लर्निंग टॉपिक्स है, नोट कर लें। वो आपके पास है पेज नंबर 216, पेज नंबर 217, पेज नंबर 218, पेज नंबर 216, पेज नंबर 217, पेज नंबर 218. These are the examples of energy conversion. Examples of energy conversion. वो आपके पास एनर्जी कन्वर्जन की एग्जाम्पल्स हैं, पेज नंबर 216, 217 और 218 पे एनर्जी कन्वर्जन की एग्जाम्पल हैं। उनको काइंडली डिस्कस कर लीजिएगा, मतलब कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक पेज है आपका और वो है पेज नंबर 193। उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं, कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं। कॉन्स्टेंट्स एनटीएस में खेलते हैं और उसमें आपको दी हुई रेंज ऑफ एनर्जीज इन यूनिवर्स, रेंजेस ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स, जिसमें आपके पास है सन का आउटपुट इन 1 ईयर, रोटेशनल एनर्जी ऑफ अर्थ, सीवियर अर्थक्वेक, हाइड्रोजन बॉम्ब, फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, रॉकेट लॉन्च, लीथल डोज ऑफ एक्स रेडिएशन, राइफल बुलेट, फिजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। इनकी आपको एनर्जी दी हुई जूल्स के अंदर। ये सारे कांस्टेंट हैं। आप बैठ के मैं आपको कांस्टेंट तो बेटा नहीं पढ़ाऊंगा ना, इस तरह मैंने चैप्टर 1 के अंदर आपसे कहा था कि आप कांस्टेंट खुद पढ़ेंगे, तो इसी तरह सारे कांस्टेंट्स आपको यहाँ पे खुद देख लेंगे। ऑल्दो, और टेबल नंबर है 7.1। ऑल्दो इनसे कभी कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन आज से करीब 5 साल पहले तक भी चैप्टर 1 से कुछ नहीं पूछा जाता था, कोई कांस्टेंट नहीं पूछा जाता था। अब चैप्टर 1 से कांस्टेंट्स पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब जब चैप्टर 1 से कांस्टेंट पूछ सकते हैं तो चैप्टर 7 से भी कांस्टेंट पूछ सकते हैं। तो आपको एक नज़र ये टेबल पढ़ने की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली बात है, मुझे तो कभी कांस्टेंट याद नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 10 की पावर में कोई 20 कांस्टेंट है जो आपके पास यहाँ मौजूद है। मैंने कभी इन पे टाइम नहीं लगाया क्योंकि कांस्टेंट्स हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे करना ये होगा कि आपने इन कांस्टेंट्स को एक नज़र देखना होगा, और ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 193 पे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक के अंदर एक पेज है जो आपके पास 193 पे आपको मिलेगा। जितने आपकी साइंटिफिकली टॉपिक पढ़ाने थे वो मैंने पढ़ा दिए, जितने आपकी लर्निंग टॉपिक हैं जिनको आप खुद पढ़ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कौन सी एनर्जी कब किस में कन्वर्ट होती है इन ऑल दैट, तो वो आप खुद कर सकते हैं। तो मुझे अंदाजा, दैट्स वाई इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें खुद दे दी हैं।
अब जो चीज आती है वो हमारे पास शुरू होता है चैप्टर नंबर 4। मैंने आपको वर्कशीट शेयर करी है चैप्टर नंबर 4 की, और चैप्टर नंबर 4 की काइंडली जो वर्कशीट मैंने आपको शेयर की है, चैप्टर नंबर 3 के कुछ एमसीक्यूज शेयर किए हैं। इसी तरह अब मैं ये एमसीक्यूज, अब थोड़ी सी एप्टीट्यूड की जो बर्डन है वो कम हुई है बाकी, तो इसलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं ग्रेजुअली एक एक दिन में, दो दिन में आपको इसी तरह शीट्स यहाँ पे शेयर करना शुरू कर दूँ। आप लोगों के पास देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल कोई काम तो है नहीं सिवाय इसके कि आपकी जो पूरी स्ट्रगल है वो एनटीएस की तरफ हो बस। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एनटीएस नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चों के जहन में मतलब कि खबरें आती हैं जब 15 सितंबर से स्कूल नहीं खुल रहे तो एनटीएस भी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना रिवॉर्ड लें, अपनी मेहनत का रिवॉर्ड लें, अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ताकि दिल में एक मलाल ना रहे ना कि हम कर सकते थे। चलें सेकेंड ईयर तो मतलब कि जो भी जिसकी नज़र हुआ वो हो गया, बट एनटीएस एक आपके लिए आखिरी मैच है, दैट्स इट। वो मैच आपने अच्छा खेलना है, उसमें बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसकी पिच ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपको उस पर हर बॉल के ऊपर रन लेने, कोई बॉल मिस नहीं होनी चाहिए। तो इट्स लाइक अ मैच, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एनटीएस लाइक अ मैच, और मैच आपने खेलना है। एक बात जो मैं हर क्लास में आपको कहता हूँ, अगर आप सिर्फ टीचर डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब आप 60% हैं। अगर आप अपनी भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, टीचर की भी लेंगे, तो आप 100% हैं। अगर सिर्फ टीचर डिपेंडेंट बच्चा एनटीएस में प्रिपरेशन करके बैठता है और खुद से वो एफर्ट नहीं करता, तो अगर किस्मत अच्छी होती तो हो जाता है, और अगर उसकी अपनी भी मेहनत होती है तो वो भी रंग लेकर आती है। बात छोटी कर रहा हूँ, तो इसलिए बार बार मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी एसोसिएशन अब तो काफ़ी टाइम हो गया, इनफैक्ट पूरा साल होने वाला है, अगर 2-3 महीने हम निकाल दें तो, क्योंकि आप लोग अपने दिसंबर से पहले हम लोगों को ज्वाइन किया हुआ है। तो इसीलिए बार बार मैं आपसे बात बोल रहा हूँ कि एनटीएस एक अच्छा गेम है, एक अच्छा मैच है, उसको काइंडली अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश कीजिएगा। तो मैच खेलने की तैयारी आपकी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है और अब आपको उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस शो करनी होगी। चलिए भाई, आपके पास टॉपिक है और टॉपिक का नाम है आपके पास मोशन इन 2 डायमेंशन। वैसे लास्ट क्लास में मेरी हर साल एक लेक्चर होता है, तो मैं एप्टीट्यूड के बच्चों को भी एक लेक्चर दूंगा जिस दिन मेरा लास्ट सेशन होगा आप लोगों से, ठीक है। उसमें मैं कुछ 1-2 बातें ऐसी करता हूँ जो बच्चे के अगर दिल या दिमाग के ऊपर लग गई तो फिर उसके लिए कहीं ज़िंदगी में आसानी हो जाती है। वैसे तो हम कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते। हाँ, मतलब मैं जनरली इस बात को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो मतलब उन चीज़ों को खाते में नहीं ला रहे होते, और कुछ बच्चे इतना लाते हैं कि वाक़ई में अपने ऊपर एक कभी-कभी प्राउड सा फ़ील हो जाता है, चलो यार एक बच्चा बहुत दिल से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ज़रूर इस बच्चे को आपने अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज़ दी है जो उसने सीखी है। लेकिन वो बात हर एक के लिए होगी, और जो उस बात को जितना पॉजिटिव लेगा ना, इंशाल्लाह ताला उसको इतनी आसानी होगी। तो वो देखेंगे व्हेन वी हैव द लास्ट सेशन, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो करीब ही है। तो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है मोशन इन 2 डायमेंशन। हम बात कर रहे हैं आपके पास मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन को हम अपनी आम ज़बान में डिफाइन करते हैं बॉडी का एक ऐसा मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स ऑन बोथ एक्सिस साइमल्टेनियसली। आपके पास एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी दोनों एक्सिस के ऊपर साइमल्टेनियसली मूव करे। बॉडी का एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी दोनों एक्सिस पे साइमल्टेनियसली मूव करे। दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स ऑन बोथ एक्सिस साइमल्टेनियसली, एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी दोनों एक्सिस के ऊपर साइमल्टेनियसली मूव करे, उसको हम बोलते हैं अपनी आम जबान में मोशन इन 2 डायमेंशन। वो मोशन इन 2 डायमेंशन आपके पास कहला रहा होता है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला जो मोशन इन 2 डायमेंशन आता है उसका नाम आपके पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। थ्योरी कम है, बातें ज़्यादा हैं। थ्योरी तो आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल की बहुत ही कम थी, यू पीपल नो वेरी वेल कि इसकी थ्योरी हमारे पास बहुत ही कम थी, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की पहले पढ़ते हैं कुछ कंडीशंस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन यूनिफॉर्म।
acceleration due to gravity will remain uniform. acceleration due to gravity आपके पास यूनिफॉर्म रहेगी. दूसरी, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल. एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तीसरी, द रोटेशन ऑफ अर्थ should not affect on the motion of a projectile. The rotation of Earth should not affect the motion of a projectile. The rotation of Earth should not affect the. Just 1 minute. प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको एक बात लिखी यहाँ पे कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपके पास बिल्कुल सेम रहेगी. एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होगी. एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड. और दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी, द रोटेशन ऑफ अर्थ शुड नॉट अफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल. रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो प्रोजेक्टाइल के मोशन को आपके पास इफेक्ट नहीं करेगी. अगर आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इन तीनों बातों को हमने एक्सेप्ट करना है. लाइक इन चैप्टर 6 वी हैव डन acceleration due to gravity decreases as altitude as well as with depth. इसी तरह आप जानते हैं कि अगर एयर रेजिस्टेंस हम शामिल करेंगे तो हमें एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी शामिल करनी पड़ेगी. और एयर जो अर्थ की रोटेशन है, मुझे नहीं पता है तीसरी वाली कंडीशन यहाँ पे इन्होंने क्यों ली है. ये तीसरी वाली कंडीशन मुझे इन्होंने नहीं पता कि यहाँ पे इन्होंने क्यों ली है. हालांकि इसका इतना रोल प्ले नहीं है. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं और प्रोजेक्टाइल हम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि हमें अपनी जो लॉन्चिंग हो वो एक टारगेट तक पहुंचानी हो, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से वो जो टारगेट है कहीं मिस ना हो जाए. तो अर्थ की रोटेशन की वजह से वो टारगेट आपके पास जो है वो कहीं मिस ना हो जाए. एक तो ये चीज़ है. और दूसरी बात जो आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ है वो ये कि अर्थ की जो रोटेशन है, ऑब्वियसली बात है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो आपके बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता. थ्रू आउट द मोशन जो एयर है वो सन के साथ कांस्टेंट नहीं रहता. तो ये भी आपके पास यहाँ पे एक चीज़ है कि द रोटेशन ऑफ अर्थ शुड नॉट अफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. अर्थ की रोटेशन आपके पास प्रोजेक्टाइल के ऊपर इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगी. ये तीन आपके पास बातें हैं, काइंडली इनको ध्यान में रखिएगा. ये तीन कंडीशंस होती हैं प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करने से पहले जो कि हमने पढ़नी होती हैं. सवाल ये उठता है कि प्रोजेक्टाइल की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है. प्रोजेक्टाइल के पास कुछ हो ना हो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ हो ना हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लाजमी होनी चाहिए. नोट कर लें, प्रोजेक्टाइल के पास कुछ हो ना हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लाजमी होनी चाहिए. मैं बता भी दूंगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, उसको छोड़ दें, वो बात की बात है. फिलहाल याद रखें, प्रोजेक्टाइल के पास कुछ हो ना हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लाजमी होनी चाहिए. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का होना मस्ट है. और प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होती. प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती. प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती. प्रोजेक्टाइल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होना मस्ट है. इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो मोशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है वो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. यानी कि उसके अंदर जब बॉडी मूव करती है तो वो मूव करती है जिस एक्सेलरेशन से, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है वेट की. उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है वेट की. मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया नहीं, मैं सिर्फ बातें बता रहा हूँ अभी. प्रोजेक्टाइल के अंदर एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का होना जरूरी है जिसको हम वी नॉट एक्स कहते हैं. प्रोजेक्टाइल के अंदर एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का होना जरूरी है जिसको हम वी नॉट एक्स कहते हैं. दूसरी बात मैंने क्या बताई, प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. और मोशन अंडर ग्रेविटी में आपके पास एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है. और इसके अंदर जो फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स आपके पास वेट के बराबर होती है. उसको हम वेट के बराबर कंसिडर कर रहे होते हैं. ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं. इसको हम कहते हैं दैट टाइप ऑफ मोशन, that type of motion in which a body is given some
horizontal velocity and at the same time its path is determined by the force of gravity, and at the same time its path is determined by a force of gravity is called projectile motion. उसको projectile motion कहते हैं. That type of motion in which a body is given some horizontal velocity and at the same time its path is determined by the force of gravity, and at the same time its path is determined by the force of gravity is called projectile motion. उसको projectile motion का नाम देते हैं. आमतौर पे जो projectile का shape होता है, आमतौर पे जो projectile का shape होता है, आमतौर पे जो projectile का shape होता है वो ऐसा होता है. इसको हम जो shape आपके पास मैंने बनाया ये projectile का shape कहलाता है. अगर आपके पास एक बॉडी ऐसे आ रही है, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टाइल. जब ये ऑब्जेक्ट गिरेगा या ये लॉन्च होगा तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस. दिस इज रॉन्ग. ठीक है. जब ये लॉन्च हो रहा है, लॉन्च, तब भी ऐसे होगा. जब ये गिरेगा तब भी ऐसे होगा. अब आप मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होंगे. यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ तो ऐसे लॉन्च नहीं हो रहा. तो मैंने एक जुमला लिखा है, कुछ हो ना हो क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. और आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्योंकि ऐसे लॉन्च हो रहा है. तो याद रखिएगा ये जो मैंने आपके सामने पाथ बनाई है तीनों, ये प्रोजेक्टाइल की पाथ है. बताऊंगा ना अभी, रुक जाओ, अभी तो इनिशियली बता रहा हूँ बातें खाली. ये तीनों आपके पास प्रोजेक्टाइल की पाथ है और इनको बोलते हैं पैराबोला. मैथ्स में इनको बोलते हैं पैराबोला. प्रोजेक्टाइल आपके पास जो पाथ कवर करता है अपने मोशन के दौरान, प्रोजेक्टाइल जो पाथ कवर करता है अपने मोशन के दौरान उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल is called trajectory of the projectile. The path followed by a projectile is called trajectory of the projectile. उसको प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री का नाम देते हैं. प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री is found to be parabolic in nature. The trajectory of the projectile is found to be parabolic in nature. वो नेचर में पैराबोलिक होती है. क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है तो इसलिए यू डोंट हैव अ कंसेप्ट अबाउट पैराबोला. तो पैराबोला का शेप ऐसा होता है. इसीलिए आपके पास प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो आपके पास होती है पैराबोलिक. अब फर्ज कर लें कि आप एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं. लिसन, आपके पास ये आपका पैर है, ठीक है, और आप एक फुटबॉल को जो यहाँ रखी हुई आप किक कर रहे हैं. सॉरी, पैर मिट गया. या आप इतना मतलब आप भी कहना चाह रहे हो अच्छा है मिट गया, पता नहीं पैर था, 3 उंगलियां बनाई हैं. तो आपके पास एक पैर है और यहाँ पे आपके पास एक फुटबॉल है और आप उसको किक करना चाह रहे हैं. जब आप इस फुटबॉल को किक करेंगे ना, it will not go will like this, it will not go like this. ये फुटबॉल आपके पास ऐसे जाएगा, ऐसे. इसका मतलब आपने जो इसको वेलोसिटी दी वो इस डायरेक्शन में दी. ये वेलोसिटी कहलाती वी नॉट और इसको कहते हैं लॉन्चिंग वेलोसिटी. ये वेलोसिटी कहलाती वी नॉट, इसको कहते हैं लॉन्चिंग वेलोसिटी. ये प्रोजेक्टाइल की लॉन्चिंग वेलोसिटी. एंड इट मेक्स सम एंगल
विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियली, और वो एंगल कहलाता है थीटा। तो थीटा कहलाता है लॉन्चिंग एंगल। थीटा को हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में लॉन्चिंग एंगल कहते हैं। जो v नॉट है दैट इज लॉन्चिंग वेलोसिटी, और जो थीटा है दैट इज लॉन्चिंग एंगल। अब जब मैं इस प्रोजेक्टाइल को देखूं, तो अगर मैं इस इंस्टेंट को लूं, ये वाला इंस्टेंट लूं, तो इस इंस्टेंट के ऊपर इट हैज x, इट हैज y, बोथ एक्सिस पे मूव कर रहा है। अगर इसको देखूं, x पे भी y पर भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट बोथ एक्सिस। इसको देखूं, x पर भी y पर भी। तो इसका मतलब ये बॉडी एक ही वक्त में दो एक्सिस पे मूव कर रही है, तो ये बना मोशन इन टू डायमेंशन। अब सवाल ये उठता है कि मोशन इन टू डायमेंशन तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें और बाकियों में क्या फर्क है? इसके अंदर क्या है, सुनिएगा गौर से। आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक्स पे भी जा रहा है, वाई पे भी जा रहा है। जब एक चीज एक्स पे भी मूव करे और एक वक्त में वाई पे भी मूव करे, तो इसका मतलब होता है कि आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट्स में। जब इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, सुनते हैं गौर से, तो इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है वी नॉट एक्स, एक आता है वी नॉट वाई। एक्स रट लें, हॉरिजॉन्टल रट लें इसको। एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई का मतलब वर्टिकल, बस बाकी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई का मतलब वर्टिकल। अगर मैं बोलूं वी नॉट एक्स क्या है, तो आपने बोलना है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वी नॉट एक्स अगर मैं आपसे बोलूं क्या है, तो आपने बोलना है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हमारे पास वी नॉट एक्स है, तो व्हाट इज वी नॉट एक्स? वी नॉट एक्स इज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और व्हाट इज वी नॉट वाई? वी नॉट वाई इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। वी नॉट एक्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी नॉट वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। वी नॉट एक्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी नॉट वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। कितनी बार बोल दिया? दो बार, तीसरी बार आखिरी बार बोल रहा हूँ। वी नॉट एक्स इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी नॉट वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। ये प्रोजेक्टाइल आपने यहाँ से लॉन्च किया था, वेलोसिटी क्या थी? वी नॉट। कितने कंपोनेंट बने? अब बना है डायग्राम क्लियर। वी नॉट एक्स और एक कंपोनेंट आया वी नॉट वाई, तो दो कंपोनेंट बने वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। और आपके पास यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसको हमने क्या बोला? थीटा। कल से लेकर अब तक, परसों से लेकर अब तक, और 3-4 हफ्तों से लेकर अब तक मैं कितनी बार ये बात बता चुका हूं, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉज आता है। तो v नॉट x विल बी इक्वल टू v नॉट cos थीटा, और v नॉट y विल बी इक्वल टू v नॉट sin थीटा। ठीक है, v नॉट x v नॉट cos थीटा, v नॉट y v नॉट sin थीटा। अब सुनिएगा जरा गौर से। प्रोजेक्टाइल के अंदर प्रोजेक्टाइल के अंदर प्रोजेक्टाइल के अंदर दोनों मोशन है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हमें दोनों को सेपरेटली डिस्कस करना है। सबसे पहले मैंने बात करी हॉरिजॉन्टल मोशन की। प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है। हिफ्स कर लें अपने दिमाग में इसको। प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म। बहुत सारे बच्चों को हॉरिजॉन्टल का मतलब ही नहीं पता होता। मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे यहाँ बैठा हुआ है, कितने बच्चे बैठे हैं बताता हूँ, 97 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे हटा दें और एक और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हटा दें, तो हमारे पास यहाँ पे 95 बच्चे बैठे हैं। अब 95 बच्चे में सिर्फ 30 बच्चे ऐसी कॉपी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है। हॉरिजॉन्टल मींस लाइक दिस, ये वाला मोशन। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखनी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, एंड दैट इज एयर फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, दैट इज एयर फ्रिक्शन।
अगर फोर्स लगती है तभी तो वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर फोर्स ही नहीं लग रही तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है मैंने? प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स लगती है, एयर फ्रिक्शन, और हमने ऑलरेडी एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के अंदर ये जो वी नॉट एक्स है ना, ये शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल सेम रहेगी। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल सेम रहती है। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल सेम रहती है। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल सेम रहती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाई, तो आपने बोलना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज उस वक्त आता है जब फोर्स एक्ट करे। और अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में एक फोर्स थी एयर फ्रिक्शन, और उस एयर फ्रिक्शन को हमने निग्लेक्ट कर दिया। जब हमने एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया, इसका मतलब जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब फर्ज कर लो बेटा, अब आप लोग फर्ज कर लो यहाँ पे कि अगर आपके पास ये वी नॉट एक्स मैंने कैलकुलेट किया था 5 मीटर पर सेकंड आया था, तो ये आखिर तक ऐसे ही बना लें ताकि आपको याद रहे 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि स्टार्टिंग में हम इसको बोल देते हैं वी नॉट एक्स और एंडिंग में हम इसको बोल देते हैं वी एक्स। ये वी एक्स कहलाती है फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, एक्स का मतलब मेरा मुंह दुख गया बोल बोल के हॉरिजॉन्टल होता है, तो वी एक्स कहलाती है फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जहां कहीं पे भी एक्स हो वो हॉरिजॉन्टल है। अगर वी नॉट होगा तो इनिशियल और वी होगा तो फाइनल, तो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहलाती वी एक्स, और वी नॉट एक्स हमेशा वी एक्स के बराबर होगा। और आपके पास यहाँ पे दोनों किसके बराबर होंगे? 5 के। प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज जीरो। इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाई, तो आपने जवाब ही देना है क्योंकि वहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज आता तो एक्सेलरेशन होता, जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो। आप यहाँ पर आ जाए, वर्टिकल मोशन की बात करें। जब बात होगी प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन की, तो अब वर्टिकल वेलोसिटी की बात होगी। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट वाई। तो वर्टिकल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता। वर्टिकल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, वर्टिकल मोशन आपका यूनिफॉर्म नहीं होता। पहली चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल के ऊपर हम जाते हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव करता है, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव करता है तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव करेगा वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब ये नीचे आएगा, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स डाउनवर्ड, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स डाउनवर्ड, तो अब वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो व्हेन अ प्रोजेक्टाइल मूव्स डाउनवर्ड तो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वर्टिकल मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। आगे सुनिएगा, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वेट।
और जब ऑब्जेक्ट पे वेट की फोर्स लगती है सिर्फ और कोई और फोर्स नहीं लगती तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट और इसको हम बोलेंगे वी वाई इज इक्वल टू 0। तो वी नॉट वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वी वाई फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। v naught y initial vertical velocity, vy final vertical velocity. The thing or the subscription y indicates vertical, the subscription x indicate horizontal. So v naught x vx initial final, v naught y vy initial final, both horizontal as well as vertical. तो ये आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0। और जैसे जैसे नीचे आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, तो तभी हम कहते हैं इसका वर्टिकल मोशन आपके पास नॉट यूनिफॉर्म होता है। टेस्ट के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास टेस्ट में जो कल टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें आपके मैंने क्या रखे हैं टॉपिक्स। अगर पिछला भी कोई टॉपिक आ जाए तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ मैंने टॉपिक्स क्या रखे हैं। लेट मी सर्च। टॉपिक है आपके इलास्टिक कोलिजन, इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन, ये मैं अल्लामा वालों की बात कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड अल्लामा वालों की, इलास्टिक कोलिजन, इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन, और चैप्टर नंबर 7 वर्क, पावर एंड एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन, इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन, चैप्टर 7 नोट कर लें। इलास्टिक कोलिजन, इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन, चैप्टर 7। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर अल्लामा वालों से, तो फर्स्ट ईयर अल्लामा आप लोगों के टॉपिक्स ये हैं, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन, चैप्टर नंबर 7। अब बात होती है फर्स्ट ईयर कायद वालों की, तो फर्स्ट ईयर कायद वालों के टॉपिक्स हैं टेंशन के बोथ केसेस, मोमेंटम का फुल टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन, और चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट ईयर कायद के बच्चे, सॉरी एम कैट कायद के बच्चे टेंशन के बोथ केसेस, मोमेंटम फुल टॉपिक, इलास्टिक कोलिजन, चैप्टर 7। 2 घंटे की क्लास लेने के बाद ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है। तो टेंशन बोथ केसेस, मोमेंटम के आपके पास फुल टॉपिक है, इलास्टिक कोलिजन और चैप्टर नंबर 7। AQ वालों की क्लास फिजिक्स की आज नहीं होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ AQ वालों की क्लास आज फिजिक्स की नहीं होगी। अब फिजिक्स का उनका सिर्फ एक आधे घंटे का टॉपिक बचा है AQ का, जो मैं आपके पास कमिंग वीक के अंदर उनको अलग से करा के एक क्लास दे दूंगा किसी भी दिन, आपके और अपने दोनों टाइम के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको भी कन्वीनियंट हो मुझे भी। और बायो की जो AQ की क्लास है वो अपने टाइम पर होगी जिस तरह वो होती है। तो आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू बी इन एनी ट्रबल, तो दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ की क्लियरेंस दे दी है। जी सुन, एक मिनट बेटा, मैं स्लाइड सेव कर लूँ, मैं आपके पास आता हूँ। जी सोनिया बोले बेटा। सर वो जो हमारा ट्यूसडे को टेस्ट हुआ, दोबारा बोले, आई कांट हियर यू। सर जो हमारा ट्यूसडे को टेस्ट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था वो समझ नहीं आ रहा था। ओके कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे याद दिलाना, मैं कल की क्लास में जब स्टार्ट होगी तो पहले मैं ट्यूसडे का टेस्ट डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अक्सा, जी अक्सा बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि ये वाला आप लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे? बिल्कुल कर दूंगा, बहुत बड़ी फाइल है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर दूंगा। जी थैंक यू सर। जी पूछ